एपिसोड की शुरुआत 1956 के एक फ्लैशबैक से होती है। 16 साल की एमिली लॉक अपने से लगभग 2 गुनी उम्र के एक आदमी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। एमिली की माँ उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एमिली किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। रात के समय एमिली बारिश में घर से बाहर निकल जाती है। उसकी माँ पीछे से चिल्लाकर कहती है, एमिली मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ। लेकिन एमिली कहती है, आप मुझे नहीं रोक सकती, मैं उनसे प्यार करती हूँ। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और एमिली को जोरदार टक्कर मार देती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते में एमिली डॉक्टरों को बताती है कि वह 6 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी डिलीवरी की तैयारी करते हैं। कुछ ही देर बाद एमिली एक प्रीमैच्योर बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को तुरंत इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है और एमिली उसे ठीक से गोद में भी नहीं ले पाती। वह बस डॉक्टरों से कहती है कि उसके बच्चे का नाम जॉन रखा जाए, और हाँ, यही बच्चा आगे चलकर हमारा जॉन लॉक बनता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और हम वर्तमान में जंगल के अंदर लॉक, बेन और हर्ली को जैकब के केबिन की तलाश में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हर्ली हैरानी से पूछता है, आखिर जंगल के बीच में कोई केबिन क्यों बनाएगा? लॉक कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद केबिन के अंदर रहने वाला आदमी उन्हें उन लोगों के बारे में बता सके जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ली थक चुका होता है और पूछता है, हम और कितना चलेंगे? लॉक बेन से पूछता है, और कितना जाना है? बेन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं भी इसे फॉलो कर रहा था। आखिरी बार केबिन ह्यूगो ने देखा था। लॉक फैसला करता है कि अब रात हो चुकी है, इसलिए वे लोग वहीं रुकेंगे। हर्ली घबराकर कहता है, क्या इस अंधेरे जंगल में, इन दोनों के बीच? और अगर जहाज वाले लोग वापस आ गए तो क्या होगा? लॉक उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे नहीं पता, और वहां से चला जाता है। इसी बीच जहाज पर सईद डेसमंड को नींद से जगाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर वापस आ गया होता है। बाहर कुछ सैनिक ब्लैक स्मोक के हमले से बुरी तरह घायल होकर लाए जा रहे होते हैं। डॉक्टर रे उन्हें देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पिछले एपिसोड में इसी आदमी की लाश द्वीप पर गला कटी हुई हालत में मिली थी, तो फिर ये आदमी दोबारा जिंदा कैसे है? चलिए देखते हैं। डॉक्टर रे घायल सैनिक से पूछता है, इसके साथ आखिर हुआ क्या? कीमी बताता है कि एक ब्लैक स्मोक आया और उस आदमी को लगभग 50 फीट हवा में उछालकर बुरी तरह फाड़ दिया। द्वीप से हार कर और गुस्से में लौटा कीमी वहां खड़े सईद को देखकर उसके पास जाता है और पूछता है, द्वीप पर ठीक ठीक कितने लोग हैं और वे सब कहाँ हैं? सईद बिना डरे पूछता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तभी गॉल्ट वहां आ जाता है और पूछता है, कीमी तुम क्या कर रहे हो? कीमी गुस्से में गॉल्ट की ठोड़ी पर बंदूक रख देता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। लिंस को पता था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम तक उसे पता था। गोल्ट कहता है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तभी उसे समझ आता है कि असली जासूस माइकल था। सईद को भी तुरंत समझ आ जाता है कि उसने गुस्से में माइकल का राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गोल्ट माइकल को कीमी के सामने लेकर आता है। माइकल के हाथों में हथकड़ी लगी होती है। कीमी बिस्तर को एक जोरदार लात मारता है और माइकल का पैर उसके नीचे फंस जाता है। फिर कीमी उसके पैर पर जोर से दबाव डालते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? माइकल दर्द में कहता है, कीमी, मार्टिन कीमी। कीमी फिर पूछता है, क्या तुमने बेंजामिन लिंस को मेरा नाम बताया? माइकल मजबूरी में हाँ कह देता है। ये सुनकर कीमी बंदूक निकालता है। गोल्ट चिल्लाता है, मार्टिन मत करो, लेकिन कीमी ट्रिगर दबा देता है। क्लिक, बंदूक चलती ही नहीं। कीमी दोबारा ट्रिगर दबाता है, लेकिन फिर भी बंदूक नहीं चलती। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले माइकल ने खुद को मारने की कोशिश की थी और बंदूक फायर नहीं हुई थी। कीमी बार बार बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बंदूक जाम हो जाती है। गोल्ट उसे समझाता है, मार्टिन हमें इस आदमी की जरूरत है, सिर्फ यही इंजन ठीक कर सकता है। कीमी पूछता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? गोल्ट जवाब देता है, क्योंकि इंजन इसी ने खराब किया था। माइकल को मार न पाने की झुंझलाहट में कीमी उस पर बुरी तरह हमला कर देता है। सीन कट होता है और सुबह जंगल में लॉक की आंख खुलती है। हर्ली और बेन अभी भी सो रहे होते हैं। तभी लॉक को लकड़ी काटने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की तरफ जाता है और धर्मा यूनिफॉर्म पहने एक आदमी को पेड़ काटते हुए देखता है, और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि होरेस गुडस्पीड होता है। वही होरेस जो कई साल पहले छोटे बेन और उसके पिता को द्वीप पर लेकर आया था। लॉक हैरानी से पूछता है, आप कौन हैं? वे आदमी कहता है, मैं होरेस हूँ। लॉक पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? होरेस कहता है, मैं अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटी सी जगह बना रहा हूँ। लेकिन जब होरेस लॉक की तरफ मुड़ता है तो उसकी नाक से खून बह रहा होता है। फिर वह कहता है, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं लगभग 12 साल पहले मर चुका हूँ। ये सुनकर लॉक डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। होरेस कहता है, जॉन तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मुझे ढूंढोगे तो तुम उसे भी ढूंढ सकते हो, जैकब को। वह बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और इतना कहकर होरेस पेड़ काट देता है। लॉक अचानक नींद से उठ जाता है
सामने बेन अजीब नजरों से उसे देख रहा होता है। लॉक हर्ली को जगाकर कहता है, ह्यूगो उठो, हमें आगे जाना है। हर्ली नींद में कहता है, मुझे लगा तुम्हें पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लॉक कहता है, अब पता है। बेन तुरंत समझ जाता है कि लॉक ने सपना देखा है। लॉक उसे भी साथ चलने का इशारा करता है। अब हमें लॉक का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अस्पताल के इंक्यूबेटर में छोटा जॉन पड़ा होता है और उसे देखने के लिए एमिली और उसकी माँ वहां खड़ी होती हैं। नर्स बताती हैं कि जॉन इतना प्रीमैच्योर पैदा हुआ था कि वह अस्पताल में बचने वाला सबसे छोटा बच्चा था। उसे इन्फेक्शन और निमोनिया जैसी कई समस्याएं हुई, लेकिन उसने हर मुश्किल को हरा दिया। नर्स एमिली से कहती हैं, आज हम इसे इंक्यूबेटर से बाहर निकाल रहे हैं। आज तुम पहली बार इसे अपनी गोद में ले सकती हो। लेकिन एमिली कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और बच्चे को गोद में लेने के बजाय वहां से भाग जाती है। एमिली की माँ भी बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और नर्स से पूछती है, अगर इसे गोद देने के लिए किसी परिवार को देना हो तो मुझे किससे बात करनी होगी। नर्स उसे वहां सिगरेट पीने से मना करती है। तभी वो खिड़की के बाहर एक आदमी को बच्चे की तरफ देखते हुए देखती है और पूछती है, क्या वह बच्चे का पिता है। एमिली की माँ उस आदमी को देखकर कहती है, मुझे नहीं पता वो कौन है, और वो आदमी कोई और नहीं, रिचर्ड अल्पर्ट होता है। वर्तमान में लॉक, बेन और हर्ली जंगल में आगे बढ़ते हैं। हर्ली पूछता है, मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ। लॉक कहता है, क्योंकि तुम केबिन देख सकते हो, इसलिए तुम बहुत खास हो। हर्ली मजाक में कहता है, शायद हम ही सबसे ज्यादा पागल हैं, इसीलिए हमें केबिन दिखाई देता है। फिर हर्ली पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि केबिन कहाँ है। लॉक कहता है, हम अभी केबिन नहीं जा रहे, पहले हम एक गड्ढा देखने जा रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि धर्मा इनिशिएटिव के साथ क्या हुआ था। इस द्वीप पर उनके 100 से ज्यादा लोग थे। फिर एक दिन अचानक वे सब गायब हो गए। लॉक हर्ली को एक बड़ी सी सामूहिक कब्र दिखाता है जिसमें धर्मा इनिशिएटिव के लगभग 100 लोगों की लाशें होती हैं। ये देखकर हर्ली सदमे में पूछता है, इन सब के साथ क्या हुआ। लॉक बेन की तरफ देखकर कहता है, इस आदमी की वजह से। सीन कट होता है और हमें लॉक के बचपन का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटा जॉन एक फोस्टर होम में रहता है। वहाँ रिचर्ड अल्पर्ट उससे मिलने आता है। रिचर्ड देखता है कि जॉन बैकगैमन खेल रहा है और पूछता है, तुम्हें बैकगैमन पसंद है। फिर रिचर्ड कहता है, जॉन, मैं रिचर्ड हूँ, मैं खास बच्चों के लिए एक स्कूल चलाता हूँ। मुझे लगता है तुम भी बहुत खास हो, क्या मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखा सकता हूँ। रिचर्ड अपने बैग से कुछ चीजें निकालकर जॉन के सामने रख देता है। एक बास्केटबॉल ग्लव, बुक ऑफ लॉज, एक बोतल में कुछ रेत, एक कंपास, मिस्ट्री टेल्स नाम की कॉमिक बुक और एक चाकू। रिचर्ड कहता है, इन सबको ध्यान से देखो और फिर बताओ इनमें से कौन सी चीज तुम्हारी है। जॉन सबसे पहले रेत वाली बोतल को अपनी तरफ करता है, फिर कंपास को भी अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह बुक ऑफ लॉज को देखता है, लेकिन उसकी नजर सबसे ज्यादा चाकू पर टिक जाती है। जॉन चाकू उठा लेता है। रिचर्ड का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह हैरानी से पूछता है, तुम्हें यकीन है कि ये चाकू तुम्हारा है जॉन। जॉन हाँ में सिर हिला देता है। रिचर्ड सारी चीजें वापस बैग में रख लेता है और वहां से जाने लगता है। वह जॉन की फोस्टर माँ से कहता है, मुझे नहीं लगता कि जॉन हमारे स्कूल के लिए तैयार है, आपका समय बर्बाद करने के लिए माफ कीजिए। रिचर्ड के जाने के बाद फोस्टर माँ परेशान होकर जॉन से पूछती है, तुमने क्या किया। लेकिन जॉन बिल्कुल अनजान बनकर सिर झुका लेता है। वर्तमान में लॉक सामूहिक कब्र के अंदर जाकर होरेस को ढूंढने लगता है। हर्ली बेन से पूछता है, तो यहीं पर तुमने लॉक को गोली मारी थी। बेन कहता है, हाँ, मैं इसी जगह खड़ा था। मुझे तब समझ जाना चाहिए था कि कुछ गलत है, लेकिन उस वक्त मैं ठीक से सोच नहीं रहा था। हर्ली फिर पूछता है, क्या तुमने इन सब लोगों को भी मारा। बेन कहता है, मैंने नहीं मारा, ये मेरा फैसला नहीं था। हर्ली पूछता है, फिर किसका फैसला था। बेन जवाब देता है, उनके लीडर का। हर्ली हैरानी से कहता है, मुझे लगा तुम ही उनके लीडर हो। बेन धीरे से कहता है, मैं हमेशा लीडर नहीं था। तभी लॉक को होरेस का कंकाल मिल जाता है। उसकी धर्मा यूनिफॉर्म से लॉक पहचान लेता है कि यह होरेस ही है। उसकी जेब से एक नक्शा भी मिलता है। नक्शा देखकर लॉक कहता है, एक केबिन, वो इसे बना रहा था। हर्ली दूर से पूछता है, क्या तुम्हें वह चीज मिल गई। लॉक जवाब देता है, हाँ ह्यूगो, मिल गई। उधर जहाज पर कीमी गोल्ड से एक चाबी मांग रहा होता है। तभी फ्रैंक वहां आकर बताता है कि द्वीप से घायल होकर लाए गए आदमी की मौत हो गई है। फ्रैंक कहता है, सब लोग पूछ रहे हैं कि द्वीप पर आखिर हुआ क्या था। कीमी कहता है, मैं उन सबको संभाल रहा हूँ। फिर कीमी फ्रैंक को हेलीकॉप्टर में ईंधन भरने का आदेश देता है। फ्रैंक हैरानी से पूछता है, हम वापस जा रहे हैं, किस लिए। कीमी गुस्से में कहता है, हेलीकॉप्टर में ईंधन भरो। फ्रैंक उसका विरोध नहीं कर पाता और चला जाता है। गोल्ड कीमी को समझाने की कोशिश करता है, मार्टिन, जब तुम द्वीप पर गए हुए थे यहाँ कुछ अजीब हुआ। जहाज पर लोग अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। रेजिना ने भी समुद्र में कूद कर जान दे दी, लेकिन कीमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गोल्ड से चाबी मांगता है। गोल्ड चाबी देने से मना करता है तो कीमी उसे दीवार से सटा देता है और उसके गले से चाबी वाली चेन खींचकर तोड़ देता है। फिर वह एक कमरे के अंदर चला जाता है। गोल्ड उसके पीछे जाकर कहता है, 2 चाबियां इसलिए हैं
ताकि हम दोनों मिलकर ही इसे खोल सकें। कीमी धर्मा लोगों वाली एक फाइल निकालता है। गोल्ट पूछता है, ये क्या है? कीमी कहता है, प्रोसीजर 2। गोल्ट पूछता है, इसमें क्या है? कीमी कहता है, लिंस कहाँ जा रहा है? गोल्ट हैरानी से पूछता है, मिस्टर विडमोर को ये कैसे पता? कीमी जवाब देता है, वह बहुत समझदार आदमी है। अगर लिंस को पता है कि हम द्वीप को जलाकर राख करने वाले हैं तो उसके पास भागने के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी। गोल्ट ये सुनकर सदमे में कहता है, द्वीप को नष्ट करना? मुझे लगा था हम बचाव अभियान के लिए आए हैं। कीमी कुछ नहीं कहता और माइकल को मारने की कोशिश में जाम हुई बंदूक गोल्ट को देकर कहता है, मेरी बंदूक ठीक करो, और वहां से चला जाता है। इसी बीच सईद और डेसमंड ब्लैक स्मोक के हमले में घायल हुए आदमी की हालत के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन गोल्ट वहां आता है और सईद से कहता है, ओमर, कीमी तुम्हें आर्मरी में बुला रहा है, इन दोनों को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। सईद और डेसमंड को वहां से भेजने के बाद गोल्ट उन्हें बताता है कि रसोई के नीचे एक जगह है जहां वे दोनों छिप सकते हैं। वहां उसने खाना और पानी भी रख दिया है। सईद पूछता है, माइकल क्या वो मर गया? गोल्ट कहता है, नहीं, कीमी ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए कीमी के ऊपर आने से पहले तुम दोनों को छिपना होगा। सईद कहता है, छिपने का कोई मतलब नहीं है, हमें नाव दे दो, हम समुद्र तट पर मौजूद अपने लोगों को यहाँ ला सकते हैं। हमारी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, द्वीप पर मौजूद अपने लोगों को वहां से निकालना। गोल्ट कुछ देर सोचता है और कहता है, 2 मिनट के अंदर मुझे कंटेनर के पीछे मिलना, नाव तैयार होगी। इसी समय जंगल में लॉक नक्शा देख रहा होता है। हर्ली बेन और लॉक के लिए पानी लेकर आता है। लॉक हर्ली से कहता है, जल्दी, अंधेरा होने वाला है। ह्यूगो, अगर तुम उस रास्ते से जाओगे तो समुद्र तट तक पहुंच जाओगे। हर्ली हैरानी से पूछता है, क्या? लॉक कहता है, मैं तुम्हें बंदूक की नोक पर यहां लेकर आया था, मुझे माफ कर देना। ह्यूगो, मुझे लगा था कि उस जगह को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हर्ली कहता है, समझ गया, अब जब तुम्हें वह जादुई नक्शा मिल गया है तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। लॉक उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हें जबरदस्ती यहां लाने के लिए मुझे माफ करना। लेकिन हर्ली कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस जंगल में अकेले घूमना मेरे लिए सुरक्षित होगा? और ये कहकर वह लॉक के साथ चलने का फैसला करता है। बेन लॉक को देखते हुए कहता है, उसे लगता है कि तुम्हारे साथ आना उसका अपना फैसला है। हाँ ठीक है जॉन, अच्छा काम किया। लॉक तुरंत उसे सुधारते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। इसके बाद हमें लॉक का एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है। किशोर, लॉक को किसी ने स्कूल के एक कमरे में बंद कर रखा होता है। एक शिक्षक आकर दरवाजा खोलता है और बाकी बच्चों को क्लास में भेज देता है। थोड़ी देर बाद चेहरे पर चोट और खून के निशान लिए लॉक नर्स के ऑफिस में बैठा होता है। नर्स उससे कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताना चाहती हूँ। मुझे हाल ही में पोर्टलैंड से एक फोन आया था। वहाँ एक कंपनी है जो आधुनिक तकनीक और केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्रयोग करती है। उसका नाम मिटलॉस लेबोरेटरीज है। मैंने डॉक्टर अल्बर्ट से बात की है। वह आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में होशियार युवाओं की तलाश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके समर कैंप में जाओ। लॉक हैरानी से कहता है, साइंस कैंप? मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ। मुझे बॉक्सिंग, मछली पकड़ना और कारें पसंद है। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। शिक्षक उसे समझाने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हो सकता है तुम्हें टेस्ट ट्यूब और बीकर के बीच बैठने वाला लड़का बनना पसंद न हो, लेकिन असल में तुम वही हो। तुम कोई सुपर हीरो नहीं बन सकते। ये सुनते ही लॉक अपना मशहूर डायलॉग बोलता है, मुझे यह मत बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वह शिक्षक का ऑफर ठुकराकर वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस जहाज पर आते हैं। फ्रैंक माइकल के पास पहुंचकर पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम फ्लाइट 815 के बचे हुए लोगों में से एक हो? माइकल कहता है, क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। फ्रैंक कहता है, तुम्हें लगा मैं विश्वास नहीं करूंगा? मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो मानते हैं कि समुद्र के नीचे से विमान मिलने की पूरी कहानी एक धोखा है। माइकल उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। मेरी बात सुनिए, कीमी को वापस द्वीप पर मत ले जाइए। वह वहाँ मौजूद हर इंसान को मार देगा। बाद में उस अपराध बोध के साथ जीना आसान नहीं होगा। मेरी बात पर भरोसा कीजिए। फ्रैंक उसकी बात मान लेता है और माइकल को लेकर बाहर आने लगता है। लेकिन तभी वह देखते हैं कि कीमी आर्मरी में ओमर की मदद से अपने शरीर पर हार्ट रेट मॉनिटर और एक ट्रांसमीटर लगा रहा है। उन्हें देखकर फ्रैंक आवाज लगाता है, हे बॉस, मैं इसे इंजन रूम में लेकर जा रहा हूँ। ओमर तुरंत आर्मरी का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद सीन बाहर कट होता है, जहाँ कैप्टन गोल्ट सईद को एक जोड़ियाक बोट देता है। सईद के जाने से पहले गोल्ट उसे दिशा समझाते हुए कहता है, ठीक 305 डिग्री की दिशा में जाना। फैराडे ने कहा था कि द्वीप तक आने जाने का सुरक्षित रास्ता सिर्फ यही है। सईद जाने लगता है
तो डेसमंड उससे कहता है, मैं 3 साल इस द्वीप पर रह चुका हूं, अब मैं दोबारा वहां कदम नहीं रखूंगा, खासकर तब जब पेनी मुझे ढूंढने के लिए आ रही है। सईद कहता है, मैं पहले ग्रुप को लेकर जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। डेसमंड उसे फिर याद दिलाता है, दिशा बिल्कुल सही रखना, समझे? और इस तरह कहाना नाम के विशाल जहाज से सईद द्वीप पर मौजूद लोगों को बचाने की उम्मीद में जोडियाक बोट लेकर द्वीप की तरफ निकल जाता है। इधर जंगल में लॉक, बेन और हर्ली जैकब के केबिन के पास पहुंचने वाले होते हैं। बेन संदेह से पूछता है, जॉन, तुम्हें पूरा यकीन है कि केबिन वहीं होगा? अगर वह अपनी जगह से हट गया हो तो? लॉक पूरे विश्वास के साथ कहता है, वह अपनी जगह से नहीं हटा है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि वह वहीं होगा। बेन उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे भी बहुत कुछ बताया गया था। मुझे कहा गया था कि मैं चुना हुआ हूं, मैं खास हूं, और बदले में मुझे अपनी रीढ़ में एक ट्यूमर मिला और अपनी ही बेटी का खून अपने हाथों पर मिला। लॉक कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, इसका मुझे अफसोस है बेन। बेन जवाब देता है, वह सब मेरे साथ होना ही था, वह मेरी किस्मत थी, लेकिन जल्द ही तुम्हें भी चुने जाने की कीमत समझ में आ जाएगी। तभी हर्ली को सामने जैकब का केबिन दिखाई देता है और वह दोनों को बुलाकर केबिन दिखाता है। केबिन की तरफ बढ़ते हुए हमें लॉक का एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है। अपने पिता द्वारा बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे धक्का दिए जाने के बाद लॉक बच तो गया था, लेकिन उसकी रीढ़ बुरी तरह घायल हो गई थी। अस्पताल में फिजियोथेरेपी और इलाज के दौरान एक स्टाफ उसे व्हील चेयर पर कमरे में लेकर जा रहा होता है। वह आदमी लॉक से कहता है, उम्मीद मत छोड़िए मिस्टर लॉक, कुछ भी संभव है। लॉक उसे अजीब नजर से देखता है, जैसे सोच रहा हो कि आखिर यह आदमी है कौन? हम इस आदमी को पहले भी देख चुके हैं। हार्ली के फ्लैश फॉरवर्ड में यही आदमी खुद को ओशियानिक का वकील बताकर उससे मिलने आया था, और बाद में हमें पता चला कि नाओमी समेत कई लोगों को द्वीप पर भेजने के पीछे भी विडमोर का हाथ था। आखिर ये आदमी है कौन? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। लॉक उस आदमी से कहता है कि उसने उसकी फाइल पढ़ी है और उसकी रीढ़ टूट चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार 98% संभावना है कि उसके पैरों में दोबारा कभी संवेदना नहीं आएगी। वह निराश होकर कहता है कि अब उसे समझ ही नहीं आता कि वह जिंदा क्यों है। वह आदमी उससे पूछता है, आप 8 मंजिल की ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच गए, यह एक चमत्कार है मिस्टर लॉक। क्या आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं? लॉक जवाब देता है, नहीं, मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। लिफ्ट के पास पहुंचकर वह आदमी एक कुर्सी उठाता है और कहता है, आपको चमत्कारों में विश्वास करना चाहिए। मेरे साथ भी एक चमत्कार हुआ था। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए मिस्टर लॉक? आपको आदिम जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। लॉक हैरान होकर पूछता है, आदिम जीवन, वो क्या होता है? वह आदमी कहता है, खुद को खोजने की एक यात्रा, ऑस्ट्रेलिया के वीरान इलाके में सिर्फ एक चाकू और अपने साहस के साथ निकल जाना। लॉक अपनी हालत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मजाक मत कीजिए, मैं एक विकलांग आदमी हूं। वह आदमी जवाब देता है, क्या आप सिर्फ एक विकलांग आदमी हैं मिस्टर लॉक? मैं भी अपने बारे में कई गलत धारणाएं लेकर उस यात्रा पर गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो मैं एक अलग इंसान था। लॉक व्यंग्य करते हुए कहता है, और अब आप अस्पताल के एक स्टाफ मेंबर हैं। वह आदमी कहता है, मैं सिर्फ अस्पताल का स्टाफ नहीं हूं। जब आप तैयार होंगे मिस्टर लॉक, तब आप मेरी बात सुनेंगे, और जब हम दोबारा मिलेंगे तो आप मेरे एहसानमंद होंगे। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। बाद में हम देख चुके हैं कि इसी बातचीत के बाद लॉक ने खुद को खोजने वाली उस यात्रा के लिए अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन वहां से रिजेक्ट होने के बाद वह ओशियानिक की फ्लाइट में बैठा और आखिरकार इस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच गया। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस जहाज पर आते हैं। कीमी के लोग द्वीप पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ओमर डॉक्टर रे के पास जाकर कहता है, एक अजीब बात सुनना चाहेंगे? मुझे समुद्र तट से जो मॉर्स कोड संदेश मिला था, उसमें कहा गया था कि डॉक्टर का गला कटा हुआ शव समुद्र तट पर बहकर आया है। रे हैरानी से कहता है, लेकिन मैं ही तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ओमर कहता है, यही तो अजीब बात है। तभी कीमी वहां आता है और पूछता है, सब लोग जाने के लिए तैयार हैं? उसी समय फ्रैंक हथियारों के साथ वहां आता है और कीमी से पूछता है, हम आखिर करने क्या जा रहे हैं? कीमी कहता है, हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। फ्रैंक साफ मना कर देता है, मिस्टर कीमी, मुझे वैज्ञानिकों को ले जाने के लिए रखा गया था, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। कीमी उसके पास आकर कहता है, तो मैं तुम्हें मार दूंगा फ्रैंक भी पीछे नहीं हटता और कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी द्वीप तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यहां सिर्फ मैं ही हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूं। कीमी मुस्कुराकर कहता है, माफ करना डॉक्टर, और अगले ही पल वह डॉक्टर रे का गला काट देता है और उसकी लाश समुद्र में फेंक देता है। हाँ, अब यह साफ हो चुका था
कि डॉक्टर रे को कीमी ने ही मारा था। हमें पहले के एक एपिसोड में पता चला था कि डैनियल ने बाहरी दुनिया और द्वीप के बीच समय के अंतर को खोज लिया था। शायद इसी वजह से आज मारे गए डॉक्टर रे की लाश कल ही द्वीप पर पहुंच गई थी। ये सब देखकर डेसमंड बुरी तरह डर जाता है। कीमी बाकी लोगों को धमकाते हुए कहता है, तो फ्रैंक, क्या इससे तुम्हारा फैसला बदल गया? नहीं तो फिर 30 सेकंड बाद अगले आदमी की बारी होगी। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। कीमी भी चौंक जाता है। ये कैप्टन गोल्ट था। गोल्ट बंदूक तान कर कहता है, मैंने तुम्हारी बंदूक ठीक कर दी है, शांत हो जाओ मार्टिन, वरना मैं गोली चला दूंगा। कीमी अपने हाथ में मौजूद एक मशीन की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए कैप्टन। गोल्ट अपने साथियों से पूछने के लिए मुड़ता है, उसके हाथ में क्या है? और इसी पल कीमी एक ही गोली में गोल्ट को मार देता है। ये देखकर डेसमंड डर के मारे जहाज के अंदर भाग जाता है। कीमी ने अपने सामने मौजूद 2 महत्वपूर्ण लोगों को मार दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। अब फ्रैंक के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चुपके से वह अपना सैटेलाइट फोन निकालता है, उसका सिग्नल ऑन करता है, उसे कपड़े में लपेटकर बैग के अंदर छिपा देता है और इस तरह हेलीकॉप्टर फिर से द्वीप की ओर उड़ जाता है। उधर समुद्र तट पर सर्जरी के बाद जैक बाहर निकलकर चल रहा होता है। जूलियट उसे देखकर कहती है, जैक, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम इस तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे टांके खुल गए तो। जैक कहता है, शांत हो जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जूलियट कहती है, डॉक्टर ही सबसे खराब मरीज होते हैं। तभी दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर कैंप के सभी लोग बाहर आकर हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और उसमें से एक बैग नीचे गिराया जाता है। जैक दौड़कर बैग उठाता है और उसे खोलकर देखता है। उसके अंदर एक सैटेलाइट फोन होता है। फोन पर एक सिग्नल दिखाई दे रहा होता है। जैक समझ जाता है कि शायद वे लोग चाहते हैं कि वे उस सिग्नल का पीछा करें। केट तुरंत कहती है कि हमें वहां जाना चाहिए। इधर जैकब के केबिन के सामने लॉक खड़ा होता है। वो बेन से कहता है कि वह उसके साथ अंदर चले, लेकिन बेन मना कर देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा रहा। इस द्वीप को मेरी जरूरत थी ताकि मैं बीमार पड़ूं। तुम्हें ठीक होना था। मेरा समय खत्म हो गया है जॉन, अब तुम्हारा समय है। हर्ली भी कहता है कि वह अंदर नहीं जाएगा। अब लॉक अकेले जाने का फैसला करता है। वह हर्ली को मशाल देता है, अपना बैग उतारकर जमीन पर रखता है और केबिन के सामने लगी लालटेन जला देता है। फिर वह धीरे धीरे केबिन के अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक कुर्सी पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। लॉक पूछता है, क्या आप जैकब हैं? वह आकृति अंधेरे से रोशनी में आती है और यह कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन शेफर्ड होता है। क्रिश्चियन कहता है, मैं जैकब की तरफ से बोलता हूं। लॉक उससे पूछता है, क्या आपको पता है कि मैं यहां क्यों आया हूं? क्रिश्चियन उल्टा उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है? लॉक गर्व से कहता है, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चुना हुआ हूं। तभी वहां कुछ हलचल होती है। लॉक मशाल लेकर उस तरफ जाता है और वहां क्लेयर को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। लॉक पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? क्लेयर शांत होकर कहती है, डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं इनके साथ हूं। लॉक तुरंत आरोन के बारे में पूछता है। क्लेयर कहती है, वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए। लॉक कहता है, उसे यहां नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन तुरंत कहता है, तुमने इसे यहां देखा है, ये बात किसी को बताना तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम किसी से मत कहना। लॉक हैरानी से पूछता है, क्यों? क्रिश्चियन कहता है, उस जहाज पर मौजूद लोग वापस आ रहे हैं। जब वे यहाँ पहुंच जाएंगे तो इन सवालों का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए अभी वह सवाल पूछो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉक कुछ पल सोचने के बाद पूछता है, मैं इस द्वीप को कैसे बचाऊं? उधर बाहर बेन उदास बैठा होता है। हर्ली अपनी कैंडी बार का आधा हिस्सा उसे दे देता है। तभी लॉक केबिन से बाहर आता है। बेन तुरंत उससे पूछता है, उसने हमें क्या करना है ये बताया? लॉक गंभीर चेहरे के साथ जवाब देता है, हमें इस द्वीप को हटाना होगा। और यहीं आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि लॉक आखिर इस द्वीप को हटाने की बात क्यों कर रहा है? क्या सच में इस पूरे द्वीप को कहीं और ले जाया जा सकता है? जैकब कौन है और क्रिश्चियन उसके लिए क्यों बोल रहा था? मरा हुआ क्रिश्चियन उस केबिन में कैसे दिखाई दिया? और दूसरी तरफ द्वीप की तरफ निकल चुका सईद आखिर किस मुसीबत में फंसने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक जुड़े रहिए और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।